दोस्तों 6 अक्टूबर 1973 ये योम किपुर का दिन था और ये ज्यूइश का सबसे पवित्र माना जाने वाला दिन है और इस दिन पूरे इजराइल में छुट्टी का दिन होता है। और छुट्टी का दिन होने की वजह से बॉर्डर पर भी सैनिकों की तादाद काफ़ी कम थी और इजिप्ट और सीरिया इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं और इजराइल से 10 गुना ज़्यादा ताकत से हमला कर देते हैं वो इजराइल के ऊपर। और इसी के साथ शुरू होता है योम किपुर वार 1973। इसे अरब इजरायली वॉर 1973 भी कहा जाता है। ये इजराइल देश पर हुआ अभी तक का सबसे बड़ा हमला था और इस 25 दिन तक चलने वाली वॉर में इसने अरब वर्ल्ड का जियोपॉलिटिक्स ही बदल दिया था। तो ये वार कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और क्यों शुरू हुई, आइए दोस्तों जानते हैं आज के इस वीडियो में। मेरा नाम अनिल कुमार। लेकिन इजराइल ने इस जमीन पर कब्जा अपने देश की जमीन बढ़ाने के लिए नहीं किया था। वो इस कब्जे को यूज करने वाला था बार्गेनिंग के लिए, ताकि ये अरब वर्ल्ड अपनी इस जमीन के बदले उसके देश को रिकॉग्नाइज कर ले। लेकिन ये अरब वर्ल्ड इजराइल की कहाँ सुनने वाले थे। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों, ये 3 नोज का कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे। 3 नोज यानी कि नो रिकॉग्नाइजेशन, नो पीस और नो नेगोशिएशन। और दोस्तों यही 3 नो अभी तक सबसे बड़ी वजह बनी हुई है इजराइल अरब कॉन्फ्लिक्ट की। अब दोस्तों सबसे मजे की बात क्या थी, अब तक अरब देश ये चाहते थे कि इजराइल को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, इसीलिए वॉर हो रही थी। लेकिन 6 डे के वॉर के बाद ये सारी सूरत ही बदल गई। अब वो चाहते थे कि वो केवल हमें हमारी हथियाई हुई जमीन को वापस दे दें जो इजराइल ने कब्जा रखी थी, वो जमीन हमें वापस कर दें। और 1948 में यूएन ने जो पीसफुली जो पार्टीशन किया था और उनके देश का नक्शा बनाया था, वो वहीं तक केवल सीमित हो जाए। और तब तक ये 3 नोज कायम रहेंगे जब तक कि इजराइल अरब वर्ल्ड की हथियाई हुई जमीन को, कब्जाई हुई जमीन को उन्हें वापस नहीं दे देता। तो ये कॉन्फ्लिक्ट इशारा कर रहा था एक और वॉर की तरफ, योम किपुर वॉर की तरफ। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस वॉर की क्रोनोलॉजी। दोस्तों 6 डे वॉर और योम किपुर वॉर के बीच में, इसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, इसमें काफ़ी चेंजेस हुए। अब दोस्तों जैसे आप जानते हैं 6 डे वॉर में इजराइल ने जॉर्डन के वेस्ट बैंक को भी कब्जा लिया था। अब जॉर्डन भी इजराइल के खिलाफ था, लेकिन इन दोनों वॉर के बीच में कुछ ऐसा होता है कि अब जॉर्डन इजराइल के खिलाफ नहीं बल्कि इजराइल के साथ हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, इजराइल के साथ हो जाता है। वो कैसे होता है दोस्तों, 1970 से और 1971 के बीच में इजराइल और पैलेस्टीन की पॉलिटिकल पार्टी पीएलओ के बीच में काफी टाइम से ब्लैक सितंबर वॉर चल रही थी और पीएलओ ये सारे ऑपरेशंस जॉर्डन में रह करके कर रहा था। और फिर ये वही पीएलओ था जिसने अपने पैर जॉर्डन में भी पसारना शुरू कर दिए, वहां के प्रेसिडेंट का असैसिनेशन करवा दिया और वहां पर तख्ता पलट की तैयारी कर रहा था। और जॉर्डन को ये बात अच्छे से मालूम थी, इसी वजह से जॉर्डन ये चाहता था कि पीएलओ उनके देश से चला जाए। तो इसके लिए उनकी मदद की इजराइल और पाकिस्तान की आर्मी ने। इजराइल और पाकिस्तान की आर्मी से वो पीएलओ को बाहर खदेड़ने में कामयाब हो गए और इसी के साथ जॉर्डन की दुश्मनों की लिस्ट में से इजराइल बाहर हो जाता है। अब दूसरी तरफ इस राइवलरी के चलते सीरिया में तख्ता पलट हो जाता है और वहां के अब नए प्रेसिडेंट बन जाते हैं हाफिज अल असद। और दोस्तों ये वही हाफिज अल असद हैं जो 6 डे वॉर में सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर थे। अब उनकी दुश्मनी और भी ज़्यादा कट्टर होने वाली थी, क्योंकि वो अपनी 6 डे वॉर का अब बदला लेना चाहता था, सीरिया भी इजिप्ट के साथ साथ, और अपनी खोई हुई टेरिटरी गोलन हाइट्स को भी वो वापस लेना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्लान तो इजिप्ट के दिमाग में चल रहा था, क्योंकि अभी तक सबसे ज़्यादा ज़मीन इजराइल ने इजिप्ट की हथिया रखी थी। गमाल अब्दुल नासिर की डेथ के बाद अब अनवर सादात अब इजिप्ट के नए प्रेसिडेंट बन चुके थे और अब इजिप्ट इजराइल को पहले की तरह ख़त्म करना नहीं चाहता था, बल्कि वो केवल इतना चाहता था कि उसकी जो ज़मीन इजराइल ने हथिया रखी है केवल वो उसे वो वापस कर दे। और इसके लिए इजिप्ट ने यूएन के साथ मिलकर के इजराइल के साथ एक पीस ट्रीटी भी साइन करना चाहिए थी, जिसमें इजिप्ट ने कहा था कि अगर इजराइल अपनी आर्मी को उनकी सिनाई पेनिनसुला से पार्शली विड्रॉल कर लेता है तो वो उन्हें स्विस कैनाल का एक्सेस दे देंगे।
और अगर पूरी तरह विड्रॉ कर लेता है अपनी आर्मी को, तो वो उनके देश को रिकॉग्नाइज कर देंगे। अब इज़राइल यही तो चाहता था, लेकिन इज़राइल को एक गारंटी नहीं मिल पा रही थी। वो कह रहे थे कि हम अपनी आर्मी को पीछे हटा भी लेते हैं, तुम्हारी ज़मीन को खाली कर देते हैं। लेकिन इसके बाद ये इसकी क्या गारंटी है कि तुम हमारे देश को रिकॉग्नाइज भी कर दोगे और फिर दोबारा अरब वर्ल्ड से कोई हमला में हमारे ऊपर नहीं होगा। अब इज़राइल को केवल ये गारंटी चाहिए थी कि उसके ऊपर कोई हमला ना करे इन फ्यूचर, तब वो उनकी ज़मीन को खाली कर देगा। लेकिन ये गारंटी उनको नहीं मिल पा रही थी, इसी वजह से इज़राइल ने उनकी ज़मीन को नहीं छोड़ा। तो इसीलिए ये पीस टॉक कामयाब नहीं हो पाई और अब इजिप्ट के पास एक ही रास्ता बचता था, वॉर का। अब इज़राइल से युद्ध लड़ने के लिए इजिप्ट ने अपनी आर्मी की तैयारियां की। अपनी आर्मी को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए उसने यूएसएसआर की मदद ली। अब 1971 में उसने 15 साल की एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की यूएसएसआर के साथ, जिसमें कि यूएसएसआर की सेना ने वॉर एक्सरसाइज के नाम पर इजिप्ट के सैनिकों को ट्रेंड किया, उन्हें हथियार दिए और उन्हें और कैपेबल बनाया। यूएसएसआर ने इजिप्ट को टैंक्स, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, 83 सैगर जैसी एंटी टैंक मिसाइल भी दी। खैर, इजिप्ट के पास एक नया चैलेंज था। उनका चैलेंज था कि ये सारी वॉर एक्सरसाइज और इन सारे हथियारों को इजराइल की मोसाद की एजेंसी से कैसे छिपाया जाए। और इसीलिए अनवर सादात ने इजिप्ट के फॉर्मर प्रेसिडेंट के दामाद अशरफ मारवान का सहारा लिया। उसने अशवन मारवान को मोसाद के पास एक डबल एजेंट बना करके भेजा और ये कहलवाया कि इजिप्ट इजराइल पर हमला करने वाला है। और ये बात ऐसे कहलवाई गई कि मोसाद को लगे कि ये सब मारवान जो है पैसों के लिए कर रहा है। और कुछ टाइम के बाद इसमें मारवान कामयाब भी हो गया। मोसाद को लगा ये सब पैसों के लिए ही कर रहा है। और कुछ टाइम बाद मोसाद ने मारवान की बात पर यकीन कर लिया और फिर मारवान ने उन्हें इजिप्ट के किए जाने वाले हमले की तारीख और समय बताया। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि मोसाद इतनी भी कैसे भोली थी कि ये सब चीज़ मारवान की बात को मान गई। तो दोस्तों, ये मारवान और मोसाद की स्टोरी भी एक अलग टॉपिक है। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना आप, ये मारवान और मोसाद की स्टोरी भी एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो अब दोस्तों, मोसाद ने मारवान की बात मानते हुए अपनी आर्मी को इजिप्ट के बॉर्डर पर तैनात कर दिया और जो उसने टाइम और डेट बताया था, उस दिन हमला नहीं हुआ। और फिर दोबारा ये पूरा प्रोसेस दोहराया जाता है और फिर दोबारा मारवानों में उन्हें एक नई डेट और टाइम देता है, लेकिन उस डेट पर भी हमला नहीं होता है। अब इजिप्ट इन सब चीज़ों के चलते अपनी आर्मी एक्सरसाइज काफ़ी आराम से कर रहा था। अब इज़राइल को ये लग रहा था कि वो हम पे हमला करने वाले हैं, लेकिन हमला होता नहीं था। तो इस आड़ में वो अपनी आर्मी एक्सरसाइज काफ़ी आराम से कर रहे थे। लेकिन एक्चुअल हमला अभी तक हुआ नहीं था और वो मारवान की बात पर भी अब यकीन नहीं करना चाहते थे। और ये सब इजिप्ट इसलिए कर रहा था कि जब वो उनके ऊपर एक्चुअल अटैक करे, तो इज़राइल उसको भी लाइटली ले। और फिर आता है दोस्तों योम किपुर का दिन, इजराइलियों का सबसे पवित्र दिन। इस दिन पूरा देश छुट्टी मना रहा था और इस त्योहार की खुशियां मना रहा था। और इस दिन, जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, कि बॉर्डर पर तैनाती काफ़ी कम थी और इसी का फ़ायदा उठाता है इजिप्ट और 10 गुना ज़्यादा ताकत से अब की बार एक्चुअल हमला कर देता है योम किपुर वाले दिन। 6 अक्टूबर 1973, समय दोपहर के करीब 2 बजे। अब की बार इजिप्ट और सीरिया एक साथ अटैक कर देते हैं इजराइल के ऊपर और शुरू होता है योम किपुर वॉर। इजिप्ट ने सिनाई पेनिनसुला के बॉर्डर पर ऑपरेशन बदर लॉन्च किया और वहां पर बमबारी शुरू कर दी। और देखते ही देखते इजिप्ट के 70,000 सैनिक और 2,000 टैंक सिनाई पेनिनसुला के अंदर दाखिल हो गए और इजरायली आर्मी के द्वारा बनाए गए सारे बैरिकेड्स और सारी आर्मी लाइन को तोड़ दिया गया और सारी इजरायली पोस्ट को खत्म करते चले गए। और उधर नॉर्थ में भी कुछ ऐसा ही हाल था। सीरिया ने अपने 40,000 सैनिकों को गोलन हाइट्स पर उतार दिया था और वो भी वहां से लगातार अटैक कर रहे थे। अब बात इजराइल की थी, तो बाकी के देश भी कैसे इसका फायदा ना उठाते। उधर इराक और लिबनान ने भी अपनी आर्मी के ट्रूप्स भेजना शुरू कर दिए और इजराइल के ऊपर उन्होंने भी हमला करना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर छुट्टी वाले दिन इजराइल को एकदम सरप्राइज और हक्का बक्का कर दिया इन सारे अरब वर्ल्ड ने।
और जैसा कि सेम 6 डे वॉर में इसराइल ने किया था। ये अटैक इतना बड़ा था कि अब तो मानो कि इसराइल का बचना बिल्कुल ही मुश्किल था। उसे 3 दिन लग गए ये समझने के लिए कि हम वॉर की स्ट्रेटेजी क्या बनाएं, क्योंकि उनकी उनके ऊपर हर तरफ से हमला हो रहा था और ये अब तक का इसराइल देश पर सबसे बड़ा अटैक था। फाइनली इजरायली पीएम गोल्डा मेयर ने अपने दोस्त सुपर पावर यूएसए का दरवाजा खटखटाया और इसराइल उस वक्त एकमात्र एक स्ट्रेटेजिक अलायंस था यूएसए का मिडल ईस्ट में, और वो इसराइल को किसी भी तरीके से अकेला नहीं छोड़ सकता था। और दूसरी तरफ यूएसएसआर इजिप्ट और सीरिया का हथियारों से लेकर के हर तरीके से मदद कर रहा था। और यूएस को सबसे बड़ा खतरा ये भी था कि अगर उसने मदद नहीं की तो अभी इसराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है, कहीं वो अपनी तीसरी ऑप्शन को यूज ना कर ले। और तीसरी ऑप्शन थी न्यूक्लियर अटैक। और इसराइल ने ऐसा किया भी। 9 अक्टूबर को उसने अपने सारे न्यूक्लियर हथियारों को तैयार कर दिया एक न्यूक्लियर अटैक के लिए। और जैसे ही ये बात यूएस के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन और उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हेनरी सिग्नर के पास पहुंची तो उन्होंने इस वॉर में एंट्री करने का फैसला किया और उन्होंने ऑपरेशन निकल ग्रास की शुरुआत की। अब यूएस की एंट्री देख अरब वर्ल्ड ने पूरे यूरोप को तेल बंद करने की धमकी दी। अरब वर्ल्ड ने कहा था कि अगर किसी भी यूरोपियन कंट्री ने यूएस के एयरक्राफ्ट को अपनी कंट्री के ऊपर से गुजरने या वहां पर रिफ्यूलिंग करने की इजाजत दी तो वो यूरोप की ऑयल सप्लाई को रोक देंगे। अब पूरा यूरोप भी इस बात से घबरा गया क्योंकि ऑयल पर ही उनकी पूरी इकोनॉमी टिकी हुई थी। ऑयल के बिना उस समय कुछ भी नहीं था। लेकिन एक देश था यूरोप में जिसका अरब की इस धमकी का कोई फर्क नहीं पड़ा, वो था पुर्तगाल। पुर्तगाल ने अमेरिका को वेलकम किया उसकी जमीन और उसके सारे एयर स्पेस को भी यूज करने के लिए। अब अमेरिका ने पुर्तगाल के रास्ते के जरिए इसराइल को 22,000 टन गोला बारूद, वेपन्स और सारे जरूरी सामान की सप्लाई की। अब अक्टूबर 14 को इन नई सप्लाई के जरिए इसराइल ने अभी तक अपने हुए नुकसान को थोड़ा बहुत रिकवर किया और अब वो इजिप्ट के ऊपर अटैक करने की तैयारी करने लगा। इसराइल ने सिनाई पेनिनसुला में इजिप्ट की सेना को पीछे खदाड़ना शुरू किया। अब इसराइल केवल यहीं तक नहीं रुका, अब उसने सुएज कैनाल को भी पार करके इजिप्ट के अंदर तक एंट्री कर ली थी और उनके मेन लैंड तक पहुंच गया था। अब दोस्तों यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इजिप्ट की सेना अभी भी सिनाई पेनिनसुला में इजरायली सैनिकों के साथ लड़ाई कर रही थी और उन्हें ये ऑर्डर दिया गया था कि जब तक हमें सिनाई पेनिनसुला मिल नहीं जाता और ये हम वॉर जीत नहीं जाते तब तक कोई भी सैनिक वापस नहीं आ सकता है। लेकिन उनको क्या पता था कि इसराइल की तो हिस्ट्री ये रही है कि अगर उनके ऊपर कोई अटैक करता है तो उनकी जमीन तो छोड़ो, वो अटैक करने वाले की जमीन को ही हथिया लेते हैं। इजिप्ट ने ये सोचा भी नहीं था कि इसराइल उनकी मेन लैंड के अंदर घुस के उनके देश के अंदर तक घुस आएगा। अब उधर मेन लैंड पे उनकी मदद के लिए कुछ ज्यादा सैनिक नहीं थे क्योंकि मैक्सिमम सैनिक सिनाई पेनिनसुला में ही थे। अब इजरायली आर्मी ने सबसे पहले इस चीज का फायदा उठाते हुए उनकी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया और अपने हथियारों को वहां पर डिप्लॉय कर दिया। और अब इजिप्ट की खुद की घर की एयरफोर्स भी अपने ही देश में नहीं घुस सकती थी क्योंकि वहां पे इजरायली सेना ने कब्जा कर लिया था। और अगर इजिप्ट की एयरफोर्स अगर वहां पे दाखिल होने की कोशिश भी करती तो वो अपने ही देश में मार गिराए जाते। अब इसराइल यहां पर भी नहीं रुकता है, अब उन्होंने इजिप्ट की थर्ड आर्मी को भी कैप्चर कर लिया और अब इसराइल की नजर इजिप्ट की कैपिटल कायरो पे थी। अब उधर सीरिया की तरफ भी कुछ ऐसा ही हाल था। इजरायली आर्मी ने अपने गोलन हाइट्स को तो वापस ले ही लिया था लेकिन अब वो सीरिया के भी अंदर तक घुस गए थे और सीरिया की कैपिटल दमास्कस के काफी नजदीक तक पहुंच गए थे। अब दोस्तों हर बार की तरह यूएन फिर दोबारा बीच में आता है और अपना रेजोल्यूशन 338 लेकर आता है और सब पक्षों से सीज फायर की अपील करता है। लेकिन इस बार उसकी कोई नहीं सुनता, कोई भी सीज फायर करने को तैयार नहीं था। तो अब क्योंकि इसराइल इजिप्ट के अंदर तक घुसाया था तो अब यूएसएसआर बीच में आता है और वो धमकी देता है अपने सैनिकों को बैटल ग्राउंड पे उतारने की। तो उधर अमेरिका ने भी यूएसएसआर की बात का मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा अगर यूएसएसआर ने कुछ भी ऐसा किया तो अमेरिका भी पूरी ताकत के साथ युद्ध में उतर जाएगा। और अभी तक दोस्तों यूएस और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर जारी था और ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद दूसरा ऐसा टाइम था कि यूएस और यूएसएसआर दोनों आमने सामने हो गए थे।
लेकिन इसमें यूएसएसआर समझदारी से काम लेते हुए वो पीछे हट जाता है। उसको लगता है कि ये कहीं न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए। तो इस तरह यूएसएसआर अपना फैसला बदल देता है और इन दोनों का युद्ध होने से टल जाता है। हालांकि इस बात की उन्होंने एक शर्त भी रखी। उन्होंने यूएस से कहा कि वो इजराइल को कहे कि वो अपनी सैन्य कार्रवाई वहीं रोक दे जहां पर वो है, क्योंकि वो इजिप्ट के अंदर तक अब घुस गया था। क्योंकि यूएसएसआर ये अच्छी तरीके से जानता था कि इजराइल को केवल यूएस ही बना सकता है, और यूएस ने ऐसा किया भी। अब वो इन सब देशों के बीच नेगोशिएशन के लिए बीच में आ जाता है, और अब इजिप्ट भी यूएस की बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर हमारा कोई फैसला करवा सकता है तो वो केवल यूएस है। और यूएस ने ऐसा किया भी। उसने इजराइल को हमले रोकने के लिए कहा और कहा कि उनकी थर्ड आर्मी को डिस्ट्रॉय ना करें। 28 अक्टूबर को ये वॉर खत्म होती है, जब इजिप्ट और इजराइल के बीच पीस टॉक होना शुरू हो जाता है, और दोनों साइड ने सीज फायर की डील को एक्सेप्ट किया। और युद्ध खत्म होने के बाद 1979 में यूएस ने इजिप्ट और इजराइल के बीच एक पीस डील को साइन करवाया, और दोनों ही तरफ के लोगों ने अपनी अपनी जीत को भी घोषित किया। हालांकि इजराइल के मुकाबले इजिप्ट और सीरिया ने काफी बड़ा नुकसान उठाया था, लेकिन इजिप्ट ये कह रहा था कि उसने जो 6 डे वॉर में अपनी इज्जत को खोया था, उसने वो दोबारा हासिल कर लिया है। खैर, ये पीस डील साइन होने के बाद इजराइल इजिप्ट देश से बाहर निकल जाता है, और उसका सिनाई पेनिनसुला भी इजिप्ट को वापस दे देता है। और अब फाइनली इजिप्ट इजराइल को एक पूरे तरीके से एक देश रिकॉग्नाइज कर लेता है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था दोस्तों। जैसे ये पीस डील उसने इजराइल के साथ साइन की, तो पूरे अरब वर्ल्ड ने इजिप्ट का बहिष्कार कर दिया और उससे सारे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को खत्म कर दिया। उधर जॉर्डन ने भी 1992 में इजराइल के साथ एक पीस ट्रीटी साइन की, और ये सब पीस ट्रीटी साइन होने के बाद इजराइल में उसके बाद कभी इतने बड़ा युद्ध नहीं हुआ। मतलब कभी उसके बाद सारे अरब वर्ल्ड ने मिलकर कोई ऑल आउट वॉर इजराइल के खिलाफ नहीं लड़ी। हालांकि उसके बाद भी लड़ाइयाँ हुई, काफ़ी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन कभी ये ऑल आउट वॉर दोबारा देखने को नहीं मिला अरब और इसराइल का, जिसमें कि सारे अरब देशों ने मिलकर के इसराइल पर हमला कर दिया हो। तो ऐसा हमला दोबारा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, ये 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हमास ने इसराइल के ऊपर किया है, ये उस योम किपुर वॉर के बाद सबसे बड़ा हमला है। और इसमें डर भी है कि ये युद्ध अभी और आगे ना बढ़े, क्योंकि इसके अंदर फिर दोबारा ये सारा अरब वर्ल्ड एक हो सकता है, और फिर दोबारा हमें तबाही देखने को मिल सकती है, और ये हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 की भी शुरुआत हो। इसके अलावा आप अरब और इजरायली कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्या जानना चाहते हैं, और इसराइल कौन सी वॉर के बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।